नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का छठा वीडियो है और मध्यकालीन दक्षिण के राजवंश का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य का अध्ययन किया था और आज हम लोग इसमें विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य है क्या। विजयनगर साम्राज्य भारतीय साम्राज्य है और भारतीयों के द्वारा निर्मित साम्राज्य है। मैंने यहाँ पर 2 बार भारतीय शब्द यूज किया। तो क्यों भारतीय शब्द यूज किया? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों का शासन था। केवल इसी से विजयनगर, जो कि आज वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र को बोला जाता, यहाँ पर हिंदू साम्राज्य का स्थापना हुआ था। और ये भारतीय बोल रहा हूँ, और जो मुसलमान थे एक विदेशी शासक थे जो बाहर से आकर भारत में शासन किए थे, जैसे कि पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार ये भारतीय साम्राज्य है, ये स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित साम्राज्य है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि विजयनगर जो दक्षिण भारत में स्थापित पहला हिंदू साम्राज्य था, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में पहले से ही मुस्लिम शासकों का शासन था और उसको हटाकर इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस वजह से मैं इसे हिंदू साम्राज्य कह रहा हूँ बार बार। उसके बाद हम देखें कि दक्षिण भारत में मुस्लिम समाज पहले से स्थापित था। अब मुस्लिम समाज पहले से स्थापित था तो उसके समाज पर, जो कि हिंदू समाज भी होगा, वहाँ पर उसकी सभ्यता, संस्कृति और आर्किटेक्ट का प्रभाव पड़ेगा। और ये जो मुस्लिम शासक आए हुए थे ये धर्म परिवर्तन भी करते थे और इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि इसका प्रभाव तो भारतीय समाज पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस वजह से क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश इस समय के जो मुस्लिम शासक थे वो उदार नहीं थे। इस कारण हिंदू मूर्तियों को तोड़ना और धर्म परिवर्तन कराना प्रमुख हो गया, क्योंकि ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इसलिए हिंदू साम्राज्य स्थापित होने के बाद जब यहाँ पर हिंदू साम्राज्य विजयनगर में स्थापित हुआ तो टूटी हुई मंदिरों और मान्यताओं को फिर से पुनरुत्थान किया गया। इसलिए विजयनगर साम्राज्य को हिंदू साम्राज्य का पुनरुत्थानवादी काल माना जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिंदू क्यों? क्योंकि इस समय यहाँ पे जो आसपास के जो ये क्षेत्र था वो उस क्षेत्र पे मुस्लिमों का अधिकार था और उसको हटाकर ही हिंदू साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये हिंदू साम्राज्य का पुनरुत्थानवादी काल था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत की परंपरा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्व मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत के भाषा और उसके पहनावे, खान पान अलग है, बट विचार के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो भी सांस्कृतिक तत्व है वो समानता दिखाई देगी। अगर हम लोग विजयनगर साम्राज्य को आगे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गुप्त साम्राज्य और मौर्य काल के बहुत सारे तत्व यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इस वजह से मैंने यह लिखा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि विजयनगर समाज भारतीय इतिहास का महान काल था। स्वर्ण युग तो हालांकि नहीं कहेंगे, लेकिन एक महान काल था। और इसके जो शासक थे कृष्णदेव राय एक महान शासक थे और भारत के भी महान शासक थे विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य का परिचय हो गया। तो हमने कल देखा ही था कि विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में था और बहमनी साम्राज्य कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में था। और इन दोनों के बीच के संघर्ष की कहानी ही ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को हमें देखना होता है। किंतु आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान देंगे। इसमें कला संस्कृति का क्या विकास हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी मेंस के हिसाब से। थोड़ा फैक्चुअल जानकारियाँ भी लेंगे, बट वो मस्ट वाले पार्ट, जो जरूरी वाला पार्ट है, उसको डिटेल अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना को देखें तो अलाउद्दीन के बाद से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगा था। इसी क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे सुल्तान कमज़ोर थे। इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य का उत्थान होने लगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर राय और बुक्का राय 2 भाइयों को जाता है। तो यहाँ पर राय का मतलब होता है राजा। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें तो हरिहर और बुक्का राय शुरुआत में काकतीय राजा, याद रखिएगा, काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय के सामंत थे। जब तुगलक की सेना ने इस पर आक्रमण किया तो ये भागकर काम्पिल्ले चले गए और वहाँ जाकर नौकरी करने लगे। और 3 साल के बाद काम्पिल्ले पर भी तुगलक की सेना ने हमला कर दिया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया और ये दोनों भाई ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम धर्म अपना लिया और इससे तुगलक ने इसको दक्षिण भारत में गवर्नर बनाकर भेज दिया। फिर बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि सल्तनत काल में सुल्तानों में आपस में अव्यवस्था फैल गई और उसके बाद अव्यवस्था फैलने के कारण इसका दोनों भाइयों ने लाभ उठाया और विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, जिसका समय काल
336 AD रहा है। और इस साम्राज्य की बात करें तो हमने देखा था कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में लगातार युद्ध होते रहता था। इसके निर्णायक युद्ध की बात करें तो तालीकोटा का युद्ध होता है जो कि 1565 AD में होता है। और इसके विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा राम राजा थे और इनके बहमनी साम्राज्य जो कि अलग अलग भागों में बटे हुए थे, उन दोनों के बीच में तालीकोटा का युद्ध होता है और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का समापन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से शासक प्रमुख रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया, जिसके अंतर्गत पहला अपना है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है अपना तुलु वंश, चौथा है अरबीडू वंश। इसको बारी बारी से प्रत्येक वंशों को हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग संगम वंश को देखते हैं। संगम वंश के संस्थापक या विजयनगर के संस्थापक दोनों एक ही होंगे क्योंकि ये पहला वंश था। इसके संस्थापक थे हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। ये अपने पिता के नाम पर ही इस वंश का नाम रखा संगम वंश, जिसका समय काल 1336 AD से लेकर 1485 AD का था। ये लोग पहले जो मुस्लिम बने हुए थे, बाद में शासक बनने के बाद हिंदू बन गए थे। इनकी राजधानी जो थी अनेक गोंडी। उसके बाद इन्होंने विजयनगर अपनी राजधानी स्थापित की, जो कि आज वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि विश्व विरासत है। इसके बाद इसमें पहला शासक बनते हैं हरिहर प्रथम, जिसका समय काल 1336 से लेकर 56 AD के बीच में रहता है। और इसमें क्या हुआ कि हमने बताया था कि विजयनगर और बहमनी दोनों के बीच में लगातार युद्ध होते रहता था। इससे क्या होगा, रायचूर क्षेत्र पर बहमनी साम्राज्य का अधिकार हो गया था। तो यहीं से दोनों का संघर्ष शुरू होता है, संगम वंश से ही। उसके बाद इसका दूसरा शासक बनता है बुक्का प्रथम, जिसका समय काल 1356 से लेकर 77 AD के बीच में रहा। और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, याद रख लीजिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। और उसके बाद इसका एक पुत्र था कंपन, जो उसको मदुरई भेजा गया, नीचे जाकर मदुरई पे भेजा गया। और उस पे वहाँ पर जीत होने के बाद इसकी कंपन की माता गंगा देवी ने मदुरा विजयम की रचना की, एक मदुरा विजयम की रचना की। ठीक है। उसके बाद तीसरे शासक आते हैं हरिहर द्वितीय, जिनका समय काल 1377 AD से लेकर 1404 AD के बीच में रहता है। ये बुक्का वन का पुत्र रहता है तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार किया, गोवा और बेलगाम को बहमनियों से छीन लिया। उसके बाद अगला है देवराय प्रथम, जिसका समय काल 1404 AD से लेकर 22 AD के बीच में रहा। और इसने कृषि विकास करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक नहर का विकास कराया। और एक खास बात सबसे इंपॉर्टेंट है, देवराय प्रथम के ही काल में निकोलस कोंटी, जो कि इटली यात्री था, इसी के काल में आया था। मस्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1466 AD, जो कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और उसके बाद इसने गजविडकर और इमादी देवराय की उपाधि धारण की, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसमें याद कर लीजिएगा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक इसी के काल में आया था। मस्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक इसी के काल में आया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के बाद सालू वंश आता है। अब थोड़ा सा सालू वंश के संबंध में अध्ययन करते हैं, जिसका समय का 1485 AD से लेकर 1505 AD के बीच में रहा है। इसका संस्थापक रहे हैं सालू नरसिंह और इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं इमाडी नरसिंह। ठीक है, तो इतना ही परिचयात्मक जानकारी ही काफ़ी है। उसके बाद तुलु वंश आता है और इसमें इसके सबसे प्रमुख शासक कृष्ण देव राय हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इस तुलु वंश का समय कल 1505 AD से लेकर 70 AD के बीच में रहा और इसके संस्थापक वीर नरसिंह रहे हैं। इसके बाद कृष्ण देव राय आते हैं, जो कि 1509 से लेकर 1529 वर्ष के बीच में रहते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और बाबर ने अपने जीवनी तुझके बाबरी में अपनी आत्मकथा में भी उल्लेख किया है कि जब भारत बाबर आया था तो देखा था कि वो कितना समृद्ध राज्य है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपने तुझके बाबरी में भी इसका उल्लेख किया गया है। बहमनियों से युद्ध के दौरान इन्होंने गोलकोंडा युद्ध में कुतुब शाह को हराया था। इसके बाद इन्होंने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की। उसके बाद देखेंगे तेलुगु साहित्य का विकास इनके काल में बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए इन्हें क्लासिक युग कहा जाता है। इसलिए आप देख लीजिए कि इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके काल में भी बहुत सारे साहित्यों का विकास हुआ था।
था। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के दरबार में तेनालीराम रामकृष्ण रहा करते थे, जिनकी आज भी कहानियाँ मशहूर है। इसके बाद इन्होंने हजारा और विट्ठल मंदिर बनवाया। और एक दो चीज़ याद रखिएगा, डोमिगोस पायस एवं बारबोसा जो कि पुर्तगाली यात्री थे, इन्हीं के दरबार में आए हुए थे। ये रहा अपना सालुब वंश। इसके बाद आता है अपना क्या बोलते हैं इसको, तुलुब वंश। सालुब वंश और तुलुब वंश में अरबिडू वंश आता है। आप देखेंगे तुलुब वंश के अंतिम शासक मैंने बताया था कि राम राय थे, ये मंत्री थे राम राय, और अंतिम शासक सदाशिव थे। बट युद्ध का नेतृत्व जो तालीकोटा का युद्ध होता है राम राय ही कर रहे थे, इसलिए मैंने शासक का नाम रख दिया था। यह युद्ध 1565 AD में हुआ था और कई वर्षों तक इस युद्ध को का परिणाम हमें दिखाई देते हैं। कई वर्षों तक ये बहमनी साम्राज्य ने इसका तहस नहस करते रहा, लोगों को मारते रहे, नगर को लूटते पाटते रहे। इसमें बहमनी साम्राज्य का विजय हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राम राय के जो भाई थे, अरबिडू वंश के संस्थापक निरुमल हुए, जो इन्हीं के भाई ही थे। और इन्हीं के इन्होंने अरबिडू वंश की स्थापना की और उसके बाद तिरुमल उनका नाम था। उसके बाद राजधानी इनकी पेनुकोडा था, ठीक है। तो ये रहा अपना विजयनगर साम्राज्य। अब इसके हम लोग सांस्कृतिक, कला और प्रशासनिक भाग को अब अध्ययन करते हैं बारी बारी से। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन, समाज एवं कला संस्कृति का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रशासन का अध्ययन करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि विजयनगर प्रशासन में राजा का स्थान सर्वोच्च हुआ करता था। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें था कि यह जो विजयनगर साम्राज्य था, इसका चारों तरफ मुस्लिम साम्राज्य था तथा लगातार इस पर चुनौती मिलती रहती थी, इसलिए यह केंद्रीकृत सत्ता था। इसके बाद राजा धर्मशास्त्रों के अंतर्गत परंपरा, नियम, प्रथाओं को मानने के लिए बाध्य था। अगर उल्लंघन करता तो जनता विद्रोह कर सकती थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि राजा जन कल्याण के कामों में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और इसका संबंध पिता पुत्र के समान था, जो कि राजा पिता होता था और पुत्र प्रजा होती थी। इस कारण राजा का समर्थन हमेशा जनता का मिलते रहता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री प्रतिशत था, किंतु इसकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। उसके बाद कुछ पद नाम को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दंड नायक आता है। ये अधिकारियों का वर्ग होता, अधिकारियों के वर्ग को नियुक्त करने वाला पद होता था, जिसमें सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर प्रशासन की नियुक्ति करता था दंड नायक। उसके बाद एक कार्यकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी आते थे। उसके बाद राज्य की एक मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पर सचिवालय की व्यवस्था थी। देख लीजिए जो आज हमारे यहाँ सचिवालय है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे यहाँ पर हमें चोल प्रशासन की झलक दिखाई देगी।